थप्पड़ मार दिया है बिलावल जरदारी के मुंह पे एस जयशंकर और हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स ने। वन ऑन मीटिंग को जितनी बेदर्दी के साथ हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स, उनके मिनिस्टर ने उसको रद्द किया है, इसको डिप्लोमेटिक पार्लेंस में एक बहुत बड़ा स्नब और रिब्यूक ही समझा जाता है और इसको इसी तरह से लिखा भी जा रहा है। अब क्वेश्चन है कि इतने बड़े डिप्लोमेटिक रिब्यूक और स्नब के बाद क्या बिलावल जरदारी जो हैं उनको अपना ये मुंह उठाकर गोवा पहुंचना चाहिए? वहाँ खुजली नहीं हो रही, वहां भी खुजा रहे हैं। तो इन्होंने आज जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मतलब इंडिया हमें कुछ भी नहीं कह रहा, खामखा इंडिया को बीच में घसीट के हम ये कर देंगे, हम घर पे घुस के मारेंगे, हम वहां तक पहुंच जाएंगे, हम कश्मीर, मतलब ये चीजें इस वक्त बात करने की जरूरत क्या है? कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड इन इंडिया, कंप्लीटली मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल मर्सिडीज बेंज का इफ्तिताह कर रहा है। और जिस वक्त वो मर्सिडीज बेंज तैयार हो रही थी उस वक्त पाकिस्तान का साबिक आर्मी चीफ 25 एंकर्स को सामने बिठाकर ये कह रहा था कि हमारे टैंकों को जंग लग चुका। हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जनाब जयशंकर, एस जयशंकर ने एक जगह बकायदा, ये कोई अखबारी रिपोर्ट नहीं है, ये कोई जराए की खबर नहीं है, बल्कि मैंने वो प्रेस टॉक देखी है जहां उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान की साइड से रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब बिलावल जरदारी जो यहाँ पहुंच रहे हैं, वही बिलावल जिनको हिंदुस्तान की तरफ से तपाचे मारे जा रहे हैं, मुंह पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उनकी बेइज्जती की जा रही है, उनको डिप्लोमेटिक रिब्यूक किए जा रहे हैं, उनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा, वही बिलावल जरदारी जो हैं 4th और 5th में को गोवा में जो हिंदुस्तान का एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है जहां पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग और समिट हो रहा है, और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से गालिबन एक रिक्वेस्ट आई हुई थी कि एक वन ऑन वन मीटिंग भी साइड लाइंस में होनी चाहिए, जो कि एक तरीका है कि आप फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस रिक्वेस्ट करते हैं कि जब सब लोग कलेक्टिवली इकट्ठे मिल रहे हैं तो साइड लाइंस के ऊपर एक वन ऑन वन मीटिंग जो आधे घंटे की होती है, ये 45 मिनट की होती है, 1 घंटे की होती है, वो बिलावल जरदारी और हिंदुस्तान के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर, जो इससे पहले हिंदुस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनके दरमियान होनी चाहिए। तो जो प्रेस टॉक में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, जिनकी पाकिस्तान के हलकों में बहुत दफा बहुत तारीफ हुई है, अगर आपको याद हो कि उनकी जो निपी तुली टॉक है यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ, दुनिया के साथ, उसको पाकिस्तान में बड़ा सराहा जाता है। बड़ा कम होता है कि किसी पाकिस्तानी लीडर को हिंदुस्तानी फराख दिलाना तरीके से, जेनरोसिटी से उसको एप्रिसिएशन करें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये स्पिरिट जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। बहरहाल एस जयशंकर ने बड़े निपे तुले तरीके से ये कहा कि एक ऐसा पड़ोसी मुल्क जो अभी भी हमारे खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवा रहा है, हम इस मौके पे उसके फॉरेन मिनिस्टर के लीडर से नहीं मिल सकते। और यूं एक डिप्लोमेटिक रिब्यूक और स्नब हुआ बिलावल जरदारी के लिए। जो वाकया वहां पे कोट किया जा रहा है कि 20 अप्रैल को मकबूजा जम्मू और कश्मीर का जो इलाका पुंछ है, वहां पर एक क्रॉस बॉर्डर किस्म की, वो कहते हैं कि वायलेंस हुई, बेसिकली वायलेंस हुई, जिसको वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम देते हैं, जिसमें कि 5 लोग जो हैं उनकी हलाकत हुई। और थप्पड़ मार दिया है बिलावल जरदारी के मुंह पे एस जयशंकर और हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स ने। विवेक काजू का कहना है, और बहुत डीप उन्होंने एनालिसिस किया है, कि बिलावल का जो डिसीजन है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का गोवा में आने का, इसका मतलब है कि एक कंसेंसस है बिटवीन द 3 प्रिंसिपल पॉलिटिकल मास्टर्स ऑफ पाकिस्तान। लंदन में बैठे नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी, उन्होंने उसमें से शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल निकाल ही दिया है। तो इन तीनों का एक कंसेंसस है कि बिलावल को गोवा में जाना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लेड बाय जनरल आसिम मुनी, जो इसको खुद चीन के अंदर है, वहां उनकी हाई लेवल मिलिट्री टू मिलिट्री मीटिंग्स हो रही हैं। हिंदुस्तानी एनालिस्ट का ये कहना है कि बिलावल का जो विजिट है 4th और 5th में को इन द एससीओ समिट, इट इज अ कंसेंसस डिसीजन विद इन पाकिस्तान। अब इस कंसेंसस डिसीजन के साथ पाकिस्तान में एक लॉजिकल एक्सपेक्टेशन थी कि बिलावल को साइड लाइंस के ऊपर एक वन ऑन वन मीटिंग जो है वो मिलेगी। उस वन ऑन मीटिंग को जितनी बेदर्दी के साथ हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स, उनके मिनिस्टर ने उसको रद्द किया है, इसको डिप्लोमेटिक पार्लेंस में एक बहुत बड़ा स्नब और रिब्यूक ही समझा जाता है, और इसको इसी तरह से लिखा भी जा रहा है। अब क्वेश्चन है कि इतने बड़े डिप्लोमेटिक रिब्यूक और स्नब के बाद क्या बिलावल जरदारी जो हैं उनको अपना ये मुंह उठाकर गोवा पहुंचना चाहिए, या कोई बहाना करके नहीं जाना चाहिए, जिस तरह से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, जिनको इसी महीने के आखिरी हफ्ते में बुलाया गया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के लिए दिल्ली में, वो वहां नहीं जा रहे और सिर्फ एक वर्चुअल
प्रेजेंस कर रहे हैं। वहाँ खुजली नहीं हो रही, वहां भी खुजा रहे हैं। तो इन्होंने आज जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मतलब इंडिया हमें कुछ भी नहीं कह रहा, खामखा इंडिया को बीच में घसीट के हम ये कर देंगे, हम घर पे घुस के मारेंगे, हम वहां तक पहुंच जाएंगे, हम कश्मीर, मतलब ये चीजें इस वक्त बात करने की जरूरत क्या है, जबकि आपका फॉरेन मिनिस्टर भारत जाने के लिए तैयार बैठे, आप उस वक्त इंडिया को तड़ियां लगा रहे हैं खामखा की। देखिए, इंडिया से दोस्ती जो है ना, मैं ये नहीं कहता मतलब है बराबरी, एक 5 गुना बड़ा मुल्क है हम, मतलब, लेकिन बरतानिया भी तो एक छोटा सा मुल्क है ना, इकोनॉमी बहुत बड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह से मिन्नत तरला करके अगर इंडिया के पास आप जाएंगे ना, मिन्नत तरला करके कि हम भूखे मर गए, हमारे पास पैसा ही कुछ नहीं है, हम खुदा के वास्ते मदद कर दो, तो वो फिर कोई उससे तो बेहतर है भूखे मर ही जाओ फिर। सर वो तो आम आदमी मरेगा ना, ये जो ऊपर लोग बैठे होते हैं, चाहे ये फौजी जनरल्स हो, चाहे ये पॉलिटिशियंस हो, चाहे मीडिया के लोग हो, इवन मीडिया भी हमारा जो ऊपर लेवल का मीडिया है, मैं तो ये थोड़ी भूखे मरेंगे, भूखे तो आम आदमी मरेगा ना। मेरी गुजारिश ये है कि ये तो जनरल ये जो शोर मच रहा है इसको आप नजरअंदाज कर दें। मैं आपको पीपल हु मैटर, एक्चुअली पीपल हु मेक डिसीजन, वो बहुत, मैंने आपको बताया, नंबर्स में कम है, और उनके नजदीक ये जो रूटीन की गोलाबारी है, ये बातों शातों की, इनकी कोई हैसियत अहमियत नहीं है। ताल्लुकात जो है ना तो आप यानी ना तो नफरत अच्छी है, गुंडागर्दी अच्छी है, टेररिज्म और ये मतलब ये गलाजत, ये ना तो इससे कोई फायदा हुआ है, नुकसान तबाही का रास्ता है। और जो दूसरा है कि जैसे मर गए हैं खुदा, वो भी तबाही का रास्ता है। तो सर सबसे तो कह रहे हैं IMF, सर आप IMF से कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से कह रहे हैं, चाइना से कह रहे हैं, सऊदी अरब से कह रहे हैं, हर गल्फ कंट्री से पैसा मांग रहे हैं, यही तो बता रहे हैं हम मर गए, तो फिर इंडिया से कहने में क्या हर्ज है, उनको तो वैसे ही दिखाई दे रहा है। मतलब है कि ये फेज अभी भी ठीक नहीं है ना। जब पहले इस क्राइसिस से निकले, अपने बलबूते पे निकले, अपने बलबूते पे जब क्राइसिस से निकलेंगे उसके बाद जब बात करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू होगी। सारी दुनिया जाके कटोरे लेके घूम रहे हैं, ट्रेड ही खोल दें और कुछ नहीं, ट्रेड ही खोल दें। आप ठीक कह रही हैं। बेड़ा गर्क उनका क्या हुआ, हमारा हुआ ना जी, हमारा हो गया, हमारा बॉर्डर क्लोज हो गए, हमारी फिल्में भी बंद हो गई, हमारा थिएटर भी तबाह, हमारी कल्चर भी तबाह, हमारी ट्रेड भी, सब कुछ तबाह। हमारा आना जाना वहां शुरू हो, वहां के लोग अभी देखे ना कि नवाज शरीफ जो है वो आपको 1990 से ये समझा रहा है, जो जूते खाने के बाद पूरी कौम को रियासत को अब समझ आएंगे, वो 1990 से वो ये कह रहा है कि हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हमसायों के साथ ताल्लुकात बिल्कुल, और उसमें सब आते हैं, उसमें ईरान, अफगानिस्तान, चाइना सभी आते हैं उसके अंदर। लेकिन हाँ, वो उस वक्त से लगा हुआ, और इसी वजह से उस बंदे की भारत के उन हलकों में इज्जत है जो पीपल हु बेटर अगेन, और इसीलिए मोदी वहां आया था, और इसलिए मोदी बाद में इमरान खान को उसको लिफ्ट नहीं कराई थी, उसने काफी वक्त लगाया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही रास्ता है इंडिया से ठीक होने का, मतलब है, मैं ये कह रहा हूं कि इज्जतदार टर्म्स पे आज भी हमारे सियासतदानों में अगर कोई एक आदमी ऐसा है जो हमें इज्जत के साथ अच्छी यानी मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकता है, वो नवाज शरीफ है। हूं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड इन इंडिया, कंप्लीटली मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल मर्सिडीज बेंज का इफ्तिताह कर रहा है, और जिस वक्त वो मर्सिडीज बेंज तैयार हो रही थी उस वक्त पाकिस्तान का साबिक आर्मी चीफ 25 एंकर्स को सामने बिठाकर ये कह रहा था कि हमारे टैंकों को जंग लग चुका है और हमारे पास डीजल खरीदने के पैसे नहीं हैं। जब मैं देखता हूँ इंडियन फिल्में और उसमें दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर की जो शान शौकत इंफ्रास्ट्रक्चर की नज़र आ रही है, और वहाँ पे जो ओरेकल की लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें मुझे नज़र आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, एप्पल आईफोन बनाने वालों की बिल्डिंगें नज़र आती हैं, और फिर वहाँ पे मुझे एरिक्सन की बिल्डिंगें नज़र आती हैं, और पूरी दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, और इंडिया तीसरी बड़ी इक्तिसादी कुव्वत बन चुका है, जबकि 90s तक उनका GDP ग्रोथ भी हमसे कम था, उनका पर कैपिटा इनकम भी हमसे कम था, उनके यहाँ गुर्बत भी हमसे ज्यादा थी। तो ऐसा क्या हुआ है कि वो अपनी फिल्मों के जरिए पूरी दुनिया में अपनी तरक्की भी शो कर रहे हैं, अपना प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं बड़ी कामयाबी के साथ, ब्लॉकबस्टर्स उनकी मूवीज होती हैं। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।